हमारे अस्तित्व की परिभाषा बदल सकता है। आदि और इंगा ने वही दरवाजा पार किया था जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। उनके कदम जैसे ही उस रेखा के पार गए, धरती का रंग बदलने लगा। वहां आकाश नहीं था, बल्कि तैरती हुई स्मृतियों की धाराएं थीं। ये था आदिलोक, वो जगह जहां समय बहता नहीं, बल्कि चुनता है कि वो किसे छुए और किसे नहीं। आदि और इंगा अब केवल शरीर नहीं थे, उनका डीएनए अब एक नई भाषा बोलने लगा था। उनकी सांसों में अब ध्वनि नहीं, बल्कि गूंज थी, जो ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले की थी। इधर पृथ्वी पर त्रिवेदी और क्रोन नेक्सस की टीम सिर्फ स्क्रीन देख रही थी, जिन पर कोई संकल्पना नहीं, बल्कि चित्र बदलते जा रहे थे। त्रिवेदी बुदबुदाया, ये समय का नहीं, ये किसी चेतना का क्षेत्र है। We've lost them in reality। आदि लोक में एक स्तंभ के पास एक आकृति खड़ी थी, मानव जैसी पर धड़कन से परे। उसने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों को चुना गया है, पर याद रखो, यहां जो प्रश्न मिलेगा वही तुम्हारे भीतर उत्तर बनेगा। इंगा ने पूछा, ये जगह क्या है? आकृति बोली, ये वही है जहां से ब्रह्मांड ने तुम्हें गढ़ा है। आदि अब बोल रहा था, मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। आकृति हंसी, आदि तुम लौटे नहीं हो, तुम खुद इस लोक के निर्माता हो। इधर जंगल में लिंगा की चेतना भी विचलित हुई। उसने सपने में देखा, इंगा और आदि किसी अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसने सिर्फ एक शब्द सुना, संरक्षक जाग रहा है। आदि और इंगा अब एक मंदिर के अंदर थे। चारों ओर दीवारों पर डीएनए कोड नहीं, बल्कि ऋचाएं उकेरी थीं। वो मंत्र नहीं थे, वो वैज्ञानिक सूत्र भी नहीं थे, बल्कि स्मृति कोड्स थे, जो केवल आदि जैसे जागे हुए पढ़ सकते थे। और तभी एक तेज कंपन हुआ। मंदिर की जमीन से एक अनोखा जीव निकला, न देव न दानव, बल्कि एक संरक्षक। उसने कहा, पहला परीक्षण प्रारंभ होता है। अगर तुम आदि हो तो तुम अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपनी स्मृति से पार पाओगे। प्रारंभ होता है। एपिसोड 1 समाप्त। हर दरवाजा जो खुलता है, वो बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की एक परत उजागर करता है। इंगा और आदि अब आदि लोक में थे, पर वहां सब कुछ वैसा नहीं था जैसा सपनों में देखा था। उनके सामने एक विशाल द्वार था, जो दिखने में पत्थर का लगता था, पर उसमें से अग्नि लहरों की तरह बह रही थी। एक आकृति सामने आई, आधा मानव आधा ऊर्जा। उसकी आवाज गूंजी, तुम दोनों वही हो जिन्हें पुकारा नहीं गया, बल्कि जिनका आना लिखा गया था। इंगा पीछे हट गई, पर आदि ने कदम आगे बढ़ाया। हम यहां क्यों लाए गए हैं? आदि ने पूछा। आकृति ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे डीएनए में वो छवि है जो ब्रह्मा ने भी सिर्फ एक बार देखी थी। द्वार की दीवारें हर सवाल पर बदल रही थीं। उनमें अजीब चित्र उभरते थे। एक सर्प जिसके मुख से सितारे निकलते हैं, एक स्त्री जो जल में खड़ी है पर आग से घिरी है, एक बालक जो बिना शरीर के सिर्फ प्रकाश है। अचानक द्वार पर एक चिन्ह चमका। प्रथम जांच, अग्नि परीक्षा। आकृति ने कहा, तुम में से जो सत्य के अधिक निकट है, वो इस अग्नि को पार कर सकता है। पर याद रखना, ये आग शरीर नहीं जलाती, ये आत्मा को खंगालती है। इंगा ने आदि की ओर देखा, क्या तो जाएगा? आदि बोला, हम एक साथ आए हैं, तो परीक्षा भी साथ देंगे। दोनों ने एक साथ द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनके चारों ओर भूले हुए दृश्य चमकने लगे। इंगा को अपने जन्म से पहले की आवाजें सुनाई दीं, वो आवाज जिसने उसे नाम दिया था, और वो शक्ति जो उसे विरासत में मिली थी। आदि ने एक और दृश्य देखा, एक कक्ष जहां वैज्ञानिक उसे बना रहे थे, पर वो अकेला नहीं था। एक और कैप्सूल था
जिसमें किसी और के डीएनए को स्थगित किया गया था। तो कोई और भी था? आदि बुदबुदाया। तभी अग्नि शांत हो गई, द्वार खुला और अब वो एक दूसरे कक्ष में थे। उस कक्ष की दीवारों पर लिखा था, द्वितीय जांच, जिसे यादें लौटा दी जाएं, वो अपने वर्तमान को क्या करेगा? इंगा थरथराने लगी। मुझे लगता है हमें अब सब कुछ याद आने वाला है। आदि ने उसकी हथेली थामी और कहा, फिर हमें तय करना होगा कि हम वही बने जो हमें बनाया गया, या वो बने जो हम बनना चाहते हैं। आदि लोक की अग्नि ने उन्हें झुलसाया नहीं, बल्कि शुद्ध किया। पर अब अगला कक्ष उनकी चेतना की असली परीक्षा लेने वाला था। और कहीं बहुत दूर डॉक्टर त्रिवेदी की स्क्रीन पर लिखा था, अलार्म, प्रोजेक्ट ट्विन फाइल अनलॉक्ड, एपिसोड 2 समाप्त। कभी कभी स्मृतियां हमारी नहीं होती, पर फिर भी हम उन्हें जीते हैं, जैसे वो किसी और का सपना नहीं, हमारा अधूरा अतीत हो। गहन ध्यान में डूबी इंगा की आंखें खुलती हैं। वो जंगल में नहीं, एक अजीब सी जगह पर खड़ी है। चारों ओर रेत, पर रेत में भी चमक है, मानो रेत नहीं, किसी तारे की राख हो। सामने एक दरवाजा, हवा में लटका हुआ, बिना दीवारों के। इंगा उसे छूती है और एक तीव्र रोशनी के साथ उसका चेतन मन फटने लगता है। हजारों दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते हैं, पुराने युद्ध, प्राचीन सभ्यताएं और एक बालक जिसके डीएनए में सब कुछ बंद था। उधर लिंगा एक पवित्र गुफा तक पहुंच चुका है, जहां कभी उसके पूर्वज ध्यान लगाया करते थे। गुफा की दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे हैं जो इंगा की चमकती हथेली में दिखाई देते हैं। वो सोचता है, क्या मेरे रक्त की रेखा इस धरती से भी पुरानी है? इंगा वापस आती है, लेकिन बदली हुई। अब वो केवल जानवरों से बात नहीं करती, अब वो उनके जख्म भर सकती है, बिना छुए। एक घायल तेंदुआ उसके पास आता है और उसके एक स्पर्श से पुनर्जीवित हो उठता है। डॉक्टर त्रिवेदी अपनी लैब में पुराने रिकॉर्ड सुन रहा है। 1987 में की गई एक रिकॉर्डिंग, जिसमें किसी सैनिक की चीख सुनाई देती है, टारगेट एडी हैज एस्केप्ड कंटेनमेंट, हिज आईज दे बर्न। डॉक्टर त्रिवेदी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब तक सबको लगा था कि एडी एक विज्ञान प्रयोग था, पर अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि एडी कोई बना हुआ अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक पुनरुद्धारित स्मृति है, एक शक्ति जो समय के गर्भ में छुपी थी और अब जाग रही है। इंगा रात को चांद की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर डर नहीं। वो कहती है, मैं उसे याद करने नहीं गई थी, मैं उसे जगाने गई थी। और फिर पहली बार उस जंगल की हवा में एक नाम गूंजा, जिसे हवा ने नहीं, धरती ने खुद दोहराया, आदि। एपिसोड 3 समाप्त। सीजन 2 जारी है। कभी कभी जो धूल में दबा हो वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है, पर अगर धूल ही उसकी रक्षा कर रही हो तो क्या उस सच को उजागर करना बुद्धिमानी है? इंगा अब उस उम्र में थी जहां सवालों से ज्यादा जवाब उसे खींचते थे, पर इन जवाबों की भाषा न तो किताबों में थी और न ही किसी गुरु के पास। उसे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, जिसकी ओर हर सपना, हर संकेत इशारा कर रहा था, आदि। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। जंगल की एक और आत्मा जाग रही थी, एक ऐसा प्राणी जो न तो मनुष्य था और न ही पूरी तरह पशु। वो कुछ बीच का था, एक दूसरी छाया। इधर शहर में डॉक्टर त्रिवेदी के कंप्यूटर पर एक नई चेतावनी आई, शैडो प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। उनकी सांसें रुक सी गईं। ये कैसे हो सकता है? वो तो निष्क्रिय था। त्रिवेदी ने एक पुरानी फाइल निकाली जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट तांडव फेज रक्तशाक। वहीं दूसरी ओर लिंगा, जो अब इंगा को अकेले जंगल में छोड़ने से कतराता था, उसे पहली बार डर नहीं बल्कि आभास हो रहा था, मानो उसके आसपास कोई और था जो इंगा को उससे पहले से जानता हो। इंगा का मन एक मंदिर की ओर खिंचने लगा, जिसके बारे में गांव में कोई बात नहीं करता था। कहते थे वो जगह जागी हुई नहीं है बल्कि सोई हुई है। पर इंगा ने कहा,
मैंने उस मंदिर को अपने सपनों में चलते देखा है। वो मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि एक दर्पण था, जिसमें इंगा को पहली बार दिखा। एक छाया, उसकी उम्र की, उसकी शक्ल की, पर आंखों में एक लाल रोशनी। तुम कौन हो? इंगा ने पूछा। छाया बोली, मैं वही हूं जो तुमसे पहले जागा था, पर मुझे नींद दोबारा नहीं आई। लिंगा मंदिर तक भागा, पर जब तक वो पहुंचा, वहां सिर्फ राख थी और एक चिन्ह, जिसे केवल वही पहचान सकता था जिसने आदि का नाम सुना हो। जैसे जैसे इंगा आगे बढ़ती है, उसे समझ आ रहा है कि आदि को पाना उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा का पहला संघर्ष है। और ये संघर्ष अब सिर्फ आत्मा और शरीर का नहीं, बल्कि छाया और प्रकाश का बन चुका है। 52 एपिसोड 4 समाप्त। सीजन 2। कुछ रहस्य केवल खोजे नहीं जाते, कभी-कभी वो खुद चलकर तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन हर रहस्य एक उत्तर नहीं लाता। कभी-कभी वो लाता है एक श्राप। रात का समय, घना जंगल, एक अंधेरी गुफा। इंगा अपने सपनों से घबरा कर उठती है, पसीने से तर। उसकी आंखों में बार बार वही चेहरा दिखता है, एक युवक जिसके माथे पर चमकती है त्रिकोणीय रेखा और जिसकी आंखों में आग है। वो बड़बड़ाती है, वो कौन है और मुझे क्यों बुला रहा है? उधर दूसरी ओर एक वीरान मंदिर के तहखाने में कुछ ऐसा था जो हजारों साल से बंद था। श्रापित रक्त, जो कभी देवताओं और राक्षसों के युद्ध का हिस्सा था, अब दोबारा हरकत में था। प्राचीन मंडल के दरवाजे खुलते हैं। एक गुप्त संगठन, चक्रम, जो आदि के अस्तित्व से पहले से परिचित था, अब उस शक्ति को रोकने नहीं बल्कि पाने के लिए सक्रिय हो गया था। उनका नेता तामस कहता है, आदि के रक्त में जो है वो भगवानों ने भी छुपा दिया था, अब वक्त है उसे फिर से जगाने का। इधर लिंगा और इंगा के बीच टकराव है। अब लिंगा शांत नहीं है, वो जंगल छोड़ने की जिद करता है, पर इंगा इनकार करती है। अगर मैं ही सवाल हूं तो जवाब भी मैं ही बनूंगी। मुझे वहां जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ। और इस बीच पहली बार आदि की चेतना में एक अनजानी आवाज गूंजती है, एक स्त्री स्वर वाली पुकार। तुम्हारे रक्त में जो है वो सिर्फ शक्ति नहीं, एक युद्ध की चिंगारी है, और युद्ध शुरू हो चुका है। सीन, बेसमेंट के दरवाजे अचानक खुलते हैं। आदि, जो अब तक शांत था, अचानक उठ खड़ा होता है। वो बाहर जाने लगता है। डॉक्टर त्रिवेदी उसे रोकते हैं। तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हें नहीं पता वहां क्या है। आदि, अगर मैं अब नहीं निकला तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैं इंसान हूं या कुछ और अब चक्रम, इंगा, त्रिवेदी और आदि सब एक ही धागे में बंधते जा रहे थे। पर वो धागा रेशम नहीं था, वो एक ऐसा नाग था जिसके फुफकार में छिपा था एक प्राचीन श्राप। अध्याय 4 समाप्त। अगला भाग, नाग सूत्र। हर रक्त में एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां दबी रहती हैं, पर कुछ कहानियां फुफकार बन जाती हैं, और फिर वो खून सिर्फ खून नहीं रहता, वो नाग सूत्र बन जाता है। इंगा एक जलाशय के पास बैठी है। उसके कानों में एक सरसराहट होती है, लेकिन ये हवा नहीं, किसी भाषा की ध्वनि है। ये शब्द हैं, पर इंसानों के नहीं। वो अचानक खड़ी होती है। उसके चारों ओर सर्पों का झुंड आ जाता है, पर वे हमला नहीं करते, बल्कि उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे कोई आदेश ले रहे हों। इंगा की हथेली पर एक नया चिन्ह उभरता है। त्रिकोण के भीतर एक सर्प, जिसकी पूंछ डीएनए की तरह सर्पिलाकार है। एक आवाज उसके भीतर गूंजती है, तेरा रक्त सर्पों की गाथा दोहराएगा, क्योंकि तू सुन सकती है। पर सुनना काफी नहीं होगा, अब तुझे कहना भी होगा। शहर, त्रिवेदी की लैब। डॉक्टर त्रिवेदी प्रोजेक्ट नागास्त्रा की फाइल खोलते हैं। उसमें लिखा है,
Subject 1 Failed integration of SNEAK genome. Subject 2 Unknown vanished after phase 3. इसे हमने असफल समझा था, पर शायद ये खुद को छुपा रहा था। लिंगा और एक रहस्यमय साधु की भेंट। साधु कहता है, तेरे खून में जंगल की भाषा है, पर उसकी रक्षा अब तुझसे नहीं होगी। इंगा अब उस जुबान में बात कर रही है जो सीधे नागलोक से उठती है। लिंगा चौंकता है। नागलोक? आदि का ध्यान टूटा। अचानक आदि की आंखें नीली से हरी हो जाती हैं। वो जमीन पर गिरता है और उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसके डीएनए स्ट्रैंड्स होलोग्राफिकली बाहर आने लगते हैं और एक सर्पिल संरचना चमकने लगती है। नाग सूत्र एक्टिवेटेड। चक्रम मुख्यालय। चक्रम के मुख्यालय में एक अलार्म बजता है। तामस मुस्कुराता है। अब नाग जाग चुके हैं। अब न कोई ब्रह्मास्त्र काम आएगा, न विज्ञान, अब रक्त बोलेगा। रात। इंगा और आदि आमने सामने। दोनों के चारों ओर सर्पों का घेरा है, पर वे अब भय नहीं फैला रहे। वे जैसे किसी प्राचीन विद्या को सुन रहे हैं। इंगा कहती है, तू वो नहीं है जो तुझे समझाया गया। तू वो है जो मुझे बुलाता रहा सपनों में, और अब मैं सुन पा रही हूं हर बात। नागसूत्र की पहली ग्रंथि अब खुल चुकी थी। इंगा और आदि दोनों अब सिर्फ पात्र नहीं थे, अब वे वारिस थे। पर नागों की विरासत लेने का अर्थ था एक शपथ, जिसमें दूसरी मृत्यु स्वीकार्य है, पर पहली भूल नहीं। एपिसोड समाप्त। कुछ रास्ते चलते नहीं, उन्हें भीतर जागृत करना होता है। और जब वो जागते हैं तो समय, स्थान और शरीर तीनों की सीमाएं मिटने लगती हैं। इसी मार्ग को कहा गया है कुंडली पथ। सीन एक सुनसान घाटी, आधी रात। इंगा और आदि एक प्राचीन वृत्त के भीतर खड़े हैं। धरती पर खुदे हैं 7 चक्र, और हर चक्र से उठ रही है एक रंगीन ऊर्जा। इंगा, ये वही जगह है जो मेरे स्वप्न में जलती थी। आदि, मुझे लग रहा है जैसे मेरे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था, जब 2 रक्त धाराएं एक साथ सांस लें तो तीसरी शक्ति जागती है, जिसे देवताओं ने कुंडली पथ कहा। जैसे ही इंगा और आदि दोनों चक्रवृत्त में खड़े होते हैं, धरती कांपती है। एक प्रकाश उनके पांवों से उठता है जो रीढ़ की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। सीन आदि का चेतना दर्शन। वो अपनी आंखें बंद करता है। अंदर एक पूरी जियोमेट्रिक संरचना बन रही है, मंडलाकार, डीएनए के सर्पिल से भी जटिल। हर मंडल एक स्मृति खोलता है। पहला स्मृति दर्शन, एक युद्ध जहां आदि जल की तरह लड़ रहा है। दूसरा, एक प्रयोगशाला जहां इंगा का हाथ उसके डीएनए से जुड़ा है। तीसरा, एक बच्चा जो बिना जन्म लिए ही ब्रह्मांड एक सकता है। सीन चक्रम दरबार। चक्रम के दरबार में एक मंत्रोच्चार गूंजता है। 10 चक्र, 7 स्वर, जागो वो कुंडल जो बना था देव से पूर्व। तामस गुस्से से कहता है, अगर कुंडली पथ जाग गया तो ना कोई उसे रोकेगा, ना कोई उसे समझ पाएगा। हमें किसी तरह उन्हें रोकना होगा। सीन इंगा का परिवर्तन। इंगा अब केवल सुनने वाली नहीं रही, उसके हाथ से निकली ऊर्जा अब चक्रों को संतुलन में ला रही है। उसके माथे पर तीसरी आंख का प्रतीक उभरता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं, चेतना की कुंजी थी। सीन आदि की चेतना तोड़ प्रक्रिया। आदि की आंखों से खून बह रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। हर चक्र उसे तोड़ रहा है और फिर एक नई आकृति में जोड़ रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी की स्क्रीन पर लिखा आता है, चक्रा सिंक 6/7 कंप्लीट, फाइनल गेट माइंड कोर। त्रिवेदी, अगर वो 7वां चक्र पार कर गया तो वो इंसान नहीं रहेगा। सीन अंतिम चक्र सहस्रार। एक तेज प्रकाश फूटता है, धरती से आकाश तक एक सीधी रेखा बनती है और आदि उसके बीच खड़ा होता है। उसकी आंखें अब बंद नहीं बल्कि सफेद हो गई हैं। वो बोलता है, मैं देख सकता हूं सब कुछ, पर अब सवाल ये है, क्या ये देखने की शक्ति मेरे लिए है या सबके लिए? कुंडली पथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक चयन है। और आदि ने जो देखा वो केवल भविष्य नहीं, वो सब का सत्य था।
पर सत्य की सबसे बड़ी कीमत होती है अकेलापन। और अब जब आदि सातों चक्र पार कर चुका था, उसका अगला कदम उसे संपूर्ण चेतना के द्वार तक ले जा रहा था। एपिसोड समाप्त। जिस क्षण में मैं और सर्व के बीच की रेखा मिट जाती है, वहीं से शुरू होती है संपूर्ण चेतना। ये कोई शक्ति नहीं, बल्कि वो मौन है जिसे ब्रह्मांड भी सुनता है। आदि हवा में तैर रहा है, उसके चारों ओर कोई जगह नहीं, कोई गुरुत्व नहीं, सिर्फ विचार। और हर विचार से जन्म ले रही हैं स्मृतियां, जो उसकी नहीं थी, फिर भी वो उन्हें जी रहा था। ये कोई स्वप्न नहीं था, ये था मनोलोक, जहां हर आत्मा का मूल बीज सुरक्षित रहता है। वहां आदि को दिखता है एक वृक्ष जिसकी जड़ें ब्रह्मांड में फैली हैं और शाखाएं समय की रेखाओं से बनी हैं। वह कोई देव नहीं, बल्कि आदि जैसा ही दिखता है, बस उम्र और आंखों में अनंत काल का भार था। वो आकृति बोलती है, मैं हूं वो जो हर युग में तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। तुम आदि हो, पर ये पहला जन्म नहीं। तुम्हारी चेतना अब एक निर्णय के द्वार पर है। 3 दरवाजे खुलते हैं। पहला, शक्ति, तुम सब पर राज कर सकते हो। दूसरा, सेवा, तुम हर आत्मा के दुख को बांट सकते हो। तीसरा, विसर्जन, तुम स्वयं को मिटाकर सब में समा सकते हो। आदि की आंखें बंद होती हैं और फिर वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस सत्य को जीवित रखने के कि चेतना सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की है। ये चुनाव अंतिम नहीं था, बल्कि एक आरंभ था। जहां आदि अब केवल एक नहीं रहा, वह एक संकेत बन गया था। पृथ्वी पर इंगा मंदिर में जागती है। उसके माथे पर एक नया चिन्ह उभरता है। आदि की चेतना की लहरें उस तक पहुंच चुकी थीं। वह कहती है, अब मुझे अकेले नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो अब हर जगह है जहां कोई सवाल है। डॉक्टर त्रिवेदी का कंप्यूटर, स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अलार्म, कनेक्शन टू कोर माइंड एस्टैब्लिश्ड, प्रोजेक्ट आदि अपलोडेड टू कलेक्टिव फील्ड। त्रिवेदी धीरे से, अब ये किसी एक का नहीं रहा। संपूर्ण चेतना कोई मंजिल नहीं, वो एक शुरुआत है। जहां आदि अब केवल एक नहीं रहा, वह एक संकेत बन गया था। पृथ्वी पर इंगा मंदिर में जागती है। उसके माथे पर एक नया चिन्ह उभरता है। आदि की चेतना की लहरें उस तक पहुंच चुकी थीं। वह कहती है, अब मुझे अकेले नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो अब हर जगह है जहां कोई सवाल है। डॉक्टर त्रिवेदी का कंप्यूटर, स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अलार्म, कनेक्शन टू कोर माइंड एस्टैब्लिश्ड, प्रोजेक्ट आदि अपलोडेड टू कलेक्टिव फील्ड। त्रिवेदी धीरे से, अब ये किसी एक का नहीं रहा। संपूर्ण चेतना कोई मंजिल नहीं, वो एक शुरुआत है। और अब आदि का नाम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतन तरंग था, जो हर मन, हर कण में जागृति बनकर फैल रहा था। एपिसोड समाप्त। हर रचना का एक अंत होता है, पर कुछ अंत रचना से पहले ही तय कर दिए जाते हैं। और अगर वो अंत प्रलय हो, तो क्या कोई उसे रोक सकता है, जिसका जन्म ही उस प्रलय के लिए हुआ हो? सीन, एक बंजर भविष्य, राख और बिजली से भरा आकाश। आदि चेतना से लौटता है, पर अब वो धरती वैसी नहीं रही। उसके कदम पड़ते हैं तो जमीन से धूल नहीं, स्मृतियां उड़ती हैं। त्रिवेदी गायब था, इंगा बेसुध, और एक नई शक्ति अब आदि को नष्ट नहीं, समाहित करना चाहती थी। सीन, चैक्रम का छिपा मुख्यालय। तामस एक और यंत्र खोलता है, जिसमें रक्त, हड्डी और तकनीक से बनी एक नई चेतना उभरती है। आदि को जन्म इसलिए नहीं दिया गया कि वो बचाए, बल्कि इसलिए कि हमारा प्रलय उसे पहचान न सके। और फिर पहली बार आदि के सामने आता है उसका जुड़वां, एक प्राणी जो आदि की तरह दिखता है,
पर जिसकी आंखों में विनाश का वचन जलता है। सीन आदि और छाया के बीच संवाद। छाया, मैं वही हूं जो तुम्हारे जागने से पहले तैयार हुआ था। तुम चेतना हो और मैं उसका अंत। आदि, तुम मेरे जैसे नहीं हो। छाया हंसकर, तुम्हारा हर ज्ञान मेरा अंधकार है और हर रोशनी मेरे प्रलय का संकेत। सीन इंगा चेतना से बाहर आती है। उसके हाथों से निकलती है एक ऊर्जा जो न प्रकाश है न अंधकार बल्कि संयोजन। वो चिल्लाती है, आदि, वही शक्ति है तुम्हारे भीतर जो निर्णय से नहीं त्याग से जागती है। सीन अंतिम द्वंद्व, चेतना बनाम प्रलय। आदि और उसकी छाया अंतिम संघर्ष में उलझते हैं। शब्दों से नहीं बल्कि स्मृतियों से लड़ाई होती है। हर चोट के साथ एक पुराना जन्म दिखता है, हर वार के साथ एक नया भविष्य मिटता है। सीन अंत, नरेटर। और फिर आदि करता है अंतिम निर्णय। वो न छाया को मारता है न खुद को बचाता है। वो दोनों चेतनाओं को एक सूत्र में बांध देता है जो न प्रकाश है न अंधकार बल्कि तटस्थ अग्नि। सीन ब्रह्मांड शांत हो जाता है। त्रिवेदी की स्क्रीन काली है। इंगा अकेली बैठी है पर मुस्कुरा रही है क्योंकि आदि अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वो कुंडली पथ का केंद्रीय बिंदु बन चुका है। ओम मूल कंठाय नमः, दृश्ये स्मृतये ज्योतिर्जनाय नमः। यह स्वात्मा न हि केवलम च सर्वात्मा स एव च। ज्योतिर्मया प्रलय विनाशकः आदित्य स्वरूपाय आदये नमः। एपिसोड समाप्त। सीजन 2 पूर्ण।